बता दूं, देखो जनरली मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात किया, उन्हें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से लर्न हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट उनका कहना ये है कि सर अभी भी हम 50 to 60% केस स्टडीज के जो क्वेश्चन है वो खुद अपने आप कर पा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि क्यों ना कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा मेथड निकाला जाए जिससे कि स्टूडेंट 100%, जी हाँ 100% केस स्टडी अपने आप सॉल्व कर सके। बहुत डिफिकल्ट टास्क मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट टास्क के ऊपर कि केस स्टडी और 100% स्टूडेंट अपने आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से मैं बहुत ज्यादा इस पे वर्क कर रहा था कि कैसे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में ही केस स्टडी को क्रैम कर सके, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए केस स्टडी को 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये जो मेथड डेवलप किया है ये बहुत ही यूनिक मेथड है, एंड दिस इज द फर्स्ट वन मेथड। कोई आप ऐसा मेथड टेक्निक और कहीं नहीं देखने वाले, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो बात करने जा रहे हैं केस स्टडी के ऊपर। आज इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि केस स्टडीज की मार्किंग कैसे की जाती है, मार्क्स कैसे इंस्टीट्यूट फिक्स करता है कि कितना बच्चा लिखेगा तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या लेंथ होना चाहिए, और कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको मार्क्स गेन करने हैं, कैसे छोटे आंसर को लंबा आंसर करना है, बड़ा आंसर करना है, मार्क्स कैसे गेन करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब बात करूंगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ रिलेट कैसे आप कर सकते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आया है, वो सब बात मैं करूंगा। देखना, सबसे पहले मैंने आपके 3 कैटेगरीज बनाए हैं केस, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वेदर बी इट केस स्टडी या फिर कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो 3 कैटेगरीज हैं। थ्योरी प्लस कैलकुलेशन, मतलब वो थ्योरी भी होगा, उसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उसमें कैलकुलेशंस पार्ट इन्वॉल्व होंगे। जो आपका न्यू कोर्स का सिलेबस है वो ज़्यादा बेस्ड है इम्प्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशंस पे, मतलब जो आपका एएमए ओल्ड कोर्स था या मैं इंटरमीडिएट की बात करूं, दैट सब्जेक्ट वाज बेस्ड ऑन प्योरली कैलकुलेशंस, but this subject SCMP is what it is called about the implication of the calculations, मतलब जो आप कैलकुलेशंस करोगे उनका इम्प्लीकेशन क्या होगा उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टाइप है वो होगा आपका थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। जो आपका सेकंड कैटेगरी है वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपके थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को भी हमें कैसे करना है अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो है कैलकुलेशन, मतलब वहां पे कोई भी सिंगल थ्योरी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, जस्ट प्योर कैलकुलेशंस होंगे। और थर्ड नंबर पे रखने का मतलब यही है कैलकुलेशन का कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, मतलब आते जरूर हैं लेकिन बहुत कम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। या तो फर्स्ट कैटेगरी में होगा या फिर वो सेकंड कैटेगरी में होगा, थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो हमारा सेशन है वो सेशन केस स्टडीज के ऊपर रहने वाला है, प्योरली केस स्टडीज। टोटल 100 केस स्टडीज इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम केस स्टडी को समझते हैं कि केस स्टडी में हमें करना क्या है। ठीक है, जनरली मैं बोलूँ तो केस स्टडी एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम बनी हुई है। क्यों बिग प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्हें अगर कॉन्सेप्ट्स लर्न है तब भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस, केस स्टडीज के क्वेश्चंस को करना कैसे है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल्स एग्जाम में 2 पेज का केस स्टडी आया, केस स्टडी 2 पेज का आया, अब लिखना कितना है? 4 पेज का लिखना है, 5 पेज का आंसर लिखना है। जनरली हमारे माइंड में क्या है कि 20 मार्क्स का है तो कम से कम 5 पेजेस तो हमें फिल करने ही करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेंथ यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि आप एज ए स्टूडेंट एग्जाम्स में कैसे हर एक रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हो, और आपका आंसर इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए या इतना मतलब आपने बहुत शॉर्ट में लिखा तो उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो आपको इस बात को समझना है, सबसे पहले दिमाग से ये निकालना है कि 2 पेज का अगर आपका केस स्टडी है तो 2 पेज के केस स्टडी के लिए मुझे एटलीस्ट 4 से 5 पेज तो भरने ही भरने हैं। अब उसके लिए चाहे आप साइड के मार्जिन्स अपने
फिक्स रख देते हो कि हमें इतने एरिया में लिखना है जिससे कि पेज ज़्यादा हो जाए। बच्चों के बहुत से ट्रिक्स इस तरह के होते हैं। तो ये अपने माइंड से सबसे पहले आप इस बात को निकालना कि आपको लेंथ के ऊपर जाना है। लेंथ कभी भी ICAI टेस्ट ही नहीं करेगी कि आपने कितने पेजेस भरे। हो सकता है लेंथ लेंथ के ऊपर जाने के बाद आपका आंसर जो है वो आप उसमें प्रॉपर तरीके से न कर पाओ, आप आपकी क्वालिटी आंसर की अच्छी ना हो, आपने टाइम इन्वॉल्व कर लिया। आप सोचो 5 से 6 मार्क्स, 5 से 6 पेजेस भरने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, और कई बार तो हो सकता है कि 1 घंटा भी लग जाए। और अगर उसमें क्वालिटी आंसर्स नहीं होंगे तो आपको मार्क्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस माइंड से ये निकाल दो कि आपको 4 से 5 पेज भरना है। ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रियली मैं सच बता रहा हूं आपको, कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप अपना आंसर्स लिखना शुरू करोगे, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस तरीके से अगर आप आंसर्स लिखना शुरू करोगे, देखना ऑटोमेटिकली आपके 4 से 5 पेज फिल हो जाएंगे। आपको लेंथ के ऊपर नहीं सोचना है, आपको रिक्वायरमेंट्स जो इश्यूज हैं उसमें उन्हें प्रॉपरली एड्रेस करना है। कोई भी इश्यूज आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? देन सेकेंड थिंग इज व्हाट? योर टाइम मैनेजमेंट। अब बात समझना, बहुत क्रिटिकल फैक्टर पे बात करने जा रहा हूं, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्यों? क्योंकि थ्योरी का अगर क्वेश्चंस आप देखो, उसकी रीडिंग में इतना टाइम चला जाता है। 2 पेज का केस स्टडी, एग्जाम में अगर कोई आपका 2 पेज का केस स्टडी आया, उसे प्रॉपरली रीड करने में आपको 10 से 12 मिनट जाएंगे। और एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मैं, जो जनरल रूल है वो ये है कि 1.8 टाइम्स आपका जो जितने मार्क्स का है इनटू मल्टीप्लाइड 1.8 किया जाए तो 36 मिनट के अप्रोक्सीमेटली आता है, जो कि आपको अलॉट करना चाहिए कि हमें 36 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, या चलो पहला क्वेश्चन है, स्पीड हमारा स्लो है तो 45 मिनट एट स्ट्रेच इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है हमें, ठीक है? तो मैक्सिमम आप सोचना कि आपको 40 मिनट्स में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, विच इन्वॉल्व्स रीडिंग पार्ट ऑल्सो, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में अगर फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जिसमें कि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैलकुलेशंस में ज्यादा अपना टाइम लगा देते हैं। जबकि आप इस बात को नोट करना एग्जाम में कि अगर इंडिविजुअल मार्किंग अलॉट है, इंडिविजुअल मार्किंग अलॉट है तो उसी के हिसाब से आपको टाइम अपना लगाना चाहिए। अगर इंडिविजुअल टाइम अलॉट नहीं है तो इस बात को समझना, कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी 30%, calculations will always be 30 to 40%, most of the time, और most of the marks will come from discussion part। तो आपको ये सेग्रीगेशन करके चलना होगा कि मुझे कितना टाइम कैलकुलेशन में देना है, कितना टाइम अपना डिस्कशन पार्ट में देना है, ठीक है? तो ये दो बातें आपको अपने माइंड में फिक्स रखनी है। और चलते हैं फिर आगे कि अब हमें केस स्टडी करना कैसे है, हमें केस स्टडी करना कैसे है। तो मैं आपको ये 5 स्टेप्स बताने जा रहा हूं और इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करना और देखना आपका केस स्टडी आप बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल फील करोगे और इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप हर एक केस स्टडीज़ को चाहोगे कि मैं खुद अपने आप केस स्टडीज़ को करूं और बेटर तरीके से आंसर लिख सकोगे आप। तो सबसे पहले तो आपका ये था कि हाउ मच डू यू नीड टू राइट, दैट इज लेंथ ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, इसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे लेंथ के पीछे नहीं जाना है, मुझे हर एक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 जो है हमारा वो है रीडिंग एंड प्लानिंग। रेदर मैं इसे सेग्रीगेट करूंगा कि ये मेरा रीडिंग पार्ट अलग है, एंड प्लानिंग पार्ट विल बी डिफरेंट। ये 2 स्टेप्स है मेरे, रीडिंग एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रीडिंग। रीडिंग क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडिंग नहीं करोगे तो क्वेश्चन में करोगे क्या फिर? सबसे पहला ही स्टेप आपका रीडिंग है। रीडिंग में आपको कम से कम अपना टोटल जितना क्वेश्चन का टाइम है 15 से 20 मिनट लगाना, 15 से 20% टाइम लगाना है।
मैंने बताया आपको कि 40 मिनट 36 मिनट या 40 मिनट के अराउंड आपको पहले क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन को देना चाहिए। तो अगर मैं इसका 20% लगाता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8 मिनट आपका जाता है रीडिंग में। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज अ स्टूडेंट। अच्छा, इस टाइम में हमें करना क्या है? ये जो 20% टाइम आपने बोला कि आप रीडिंग में लगा दो, इसमें हमें करना क्या है? इसमें आपका काम ये होता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, क्योंकि रीडिंग करते हैं जब हम क्वेश्चन की तो उसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलते हैं जिसे कि हम कनेक्ट करते हैं अपने आंसर्स फ्रेमिंग में। तो उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को आपको आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। ध्यान देना, रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा फोकस कराऊंगा। बोरिंग तरीके से रीडिंग मत करना। मोनेटिस रीडिंग यहां पे इन सेशंस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। आपको रीडिंग करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। देन रीडिंग पार्ट में आपको बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करना है। मल्टीटास्किंग क्या करना है कि रीडिंग के साथ साथ आपको प्लान करना है, आंसर्स के साथ कनेक्ट करते हुए चलना है। जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें कनेक्ट करते हुए चलना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में इशू जरूर दिया होगा, उस इशू को आपको आइडेंटिफाई करना है। हर एक केस स्टडी का कुछ ना कुछ इशू होगा, उस इशू को जरूर आइडेंटिफाई करेंगे। तो रीडिंग पार्ट आपका कंप्लीट होता है। रीडिंग के बाद आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हमें क्या करना है? जर्नली मैं अगर बताऊं तो आप जो केस स्टडी अटेम्प्ट करोगे ना, तो केस स्टडी आप इस तरीके से अटेम्प्ट करना। केस स्टडी सबसे 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट आपका रीडिंग, पार्ट सेकंड इज प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली आप डायरेक्टली जंप मत करना कि आप डायरेक्टली जंप कर जाओ अपने आंसर्स पे। अगर आप डायरेक्टली रीडिंग के बाद जंप कर जाते हो आंसर्स पे, तो आपका जो आंसर है वो कई बार उतने मार्क्स आपको स्ट्रेच ना कर पाए जितना आप प्लान करके फिर आंसर लिखो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये कि अगर आप इस स्टेज को स्किप करते हो तो हो सकता है कि आप 15 to 20% या 15 से 20 नंबर लूज कर जाओ अपने एग्जाम्स में। तो दिस पार्ट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडीज। अब मैं बताऊंगा आपको कि प्लानिंग आपको कैसे करना है। और थर्ड पार्ट है आपका राइटिंग। राइटिंग एन आंसर, रियली बताऊं, राइटिंग एन आंसर इट इज एट दिस पार्ट स्टूडेंट स्टार्ट स्ट्रगलिंग। रीडिंग ठीक है, प्लानिंग ठीक है, राइटिंग में स्टूडेंट्स स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी केस स्टडीज का आंसर खुद लिख के देखा ही नहीं। अब सोचो अगर आपने अभी तक कोई भी एक सिंगल केस स्टडी के आंसर्स लिख के देखे ही नहीं है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट एग्जाम्स में जाने के बाद 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आई कैन आई कैन अटेम्प्ट एंड एज वेल एज स्कोर गुड मार्क्स इन दैट? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, ये जो 100 क्वेश्चंस केस स्टडीज के रहने वाले हैं, एटलीस्ट कोशिश करना कि इनमें 60 क्वेश्चंस तो आप बाय हैंड केस स्टडीज की प्रैक्टिस बाय राइटिंग करो। मतलब ये 3 स्टेप्स हैं। अगर मैं बोलूं तो ये आपके 3 स्टेप्स प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। इन 3 स्टेप्स में आपको केस स्टडी को डिवाइड करके करना है और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कभी आपने समझने की कोशिश की कि केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? शिवम, विशाली, बताओगे आपकी केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बता सकते हो मुझे केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव? हाँ। अच्छा। हाँ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वैशाली वैशाली, मैं उस मतलब उस पार्ट पे नहीं बात कर रहा हूँ कि केस स्टडी में हमें करना क्या है।
मैं बात कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी अगर आपके सिलेबस में डाला है तो क्यों डाला है, व्हाट वाज द पर्पस, और इससे हमें क्या सीखना है, हमें एक्चुअल लर्निंग क्या लेनी है इससे। हाँ। हाँ। ओके। हम्म। ओके। वेरी गुड। दैट मीन्स इस बात को समझना कि ये केस स्टडी, जो भी मैं केस स्टडी करने जा रहा हूं, अल्टीमेटली अभी का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अगर मैं मेरे पास टाइम है तो मुझे क्या है, अपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो यहाँ पे मेरा माइंडसेट जो है ना, एज अ प्रोफेशनल होना चाहिए। बात समझना कि ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी दी जाती है इसलिए क्योंकि वो डेवलप करना चाहते हैं आपको। दे वॉन्ट टू डेवलप यू एज अ प्रोफेशनल, कि आपका माइंडसेट जो है वो एज अ प्रोफेशनल किस तरह से काम किया जाता है, और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम्स में आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जितना बेटर आप इस चीज पे काम करोगे, ये प्लानिंग स्टेज यही है। वैशाली, शिवम, वॉइस इज ऑडिबल? ओके। ओके। सो यहां पर देखना, प्लानिंग स्टेज में मुझे क्या करना है, अपना माइंडसेट जो है एज अ प्रोफेशनल रखना है। प्रोफेशनल का मतलब ये कि मुझे ये एज्यूम करना है कि मैं किसी कॉरपोरेट में एज अ सीए हूँ, सीए बैठा हूँ, या फिर सीईओ हूँ, या फिर हायर लेवल पे बैठा हूँ, और मुझे प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को मुझे आइडेंटिफाई करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालना है। इस माइंडसेट से आप काम करना, रियली बताऊं, आपके लाइफ के लिए, मतलब फ्यूचर लाइफ के लिए, जब आप सीए बनोगे तब बहुत ज्यादा काम आएगा। साथ ही साथ इस वक्त भी बहुत ज्यादा काम आएगा। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होके बाहर आएगी। ठीक है। तो प्लानिंग स्टेज में आपको क्या करना है, अपना माइंडसेट कैसा रखना है, माइंडसेट एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। फिर इसके बाद राइटिंग, रियली बताऊं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। तो ये स्ट्रगल आप कैसे रिमूव कर सकते हो, जितना ज्यादा आप केस स्टडी लिखोगे। अब बात समझना, यहाँ पे राइटिंग की बात मैं करूं आपको, तो यहाँ पे आप, जरूरी नहीं है कि एज इट इज जो आपका आईसीआई का केस स्टडी जो सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है वही आंसर्स आपके लिखे जाने चाहिए, उतने ही बड़े बड़े आंसर लिखे जाने चाहिए। एक दिखाता हूं मैं, आईसीआई नवंबर 2019 का एग्जामिनेशन पेपर है। इसका सजेस्टेड अगर आंसर आपने देखा हो तो सजेस्टेड आंसर के नीचे लिखा रहता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस विल बी सफिशिएंट। आप नोटिस करना इस बात को कि आईसीआई अपने सजेस्टेड आंसर के नीचे ऐसे केसेस में लिखता है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस एंड अदर ओपिनियंस आर एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आप राइटिंग के लिए पहले थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, जब 40 50 60 क्वेश्चन आप केस स्टडीज अपने आप लिख चुके होगे ना, तो एग्जाम्स में रियली बताऊं आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। एंड इस पेपर में फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन यू कैन प्लान फॉर 80s 90s, अगर आप इस तरह से केस स्टडीज में मेहनत करते हो तो। अदरवाइज वही आपका टारगेट 50s 60s में स्कोर करना है, वो वो भी इवन डिफिकल्ट रहेगा। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। तो आपको जो भी मैं केस स्टडी कराने वाला हूं वो इन तीन पार्ट्स, इन तीन तरीके से ही कराऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। राइट। तो सबसे पहले आ जाओ जरा, सबसे पहले आप आ जाओ, एक नवंबर 19 का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, और कंपलसरी क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में आया था, और इसका एरिया मैं आपको बता दूं, ये आपका चैप्टर नंबर 8 से आया था। चैप्टर नंबर 8 में आपने एक टॉपिक किया होगा, वो है आपका
परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर एनपीओ सेक्टर, कुछ याद है आपको, किया था आपने? ओके, आपको याद है। तो अब देखना कि 20 मार्क्स कैसे आप, सबसे पहले मार्किंग समझ लेना कि मार्किंग करना कैसे है। रीडिंग के बाद जब हम प्लानिंग स्टेज में जाएंगे ना, तो प्लानिंग स्टेज में आपको मैं समझाऊंगा, एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको अभी तक शायद पता ही ना हो, और बहुत जरूरी बात है वो। मतलब उससे आप हर एक केस स्टडी को जज कर सकते हो कि मुझे कितना लिखना है, हाउ मच आई हैव टू राइट, व्हाट टू राइट, एंड हाउ टू गेन मार्क्स, एंड हाउ टू एक्सपेंड माई आंसर। ये सब बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अपने प्लानिंग स्टेज में, जो कि आपको राइटिंग स्टेज में उतारनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका पार्ट आता है रीडिंग का। ठीक है, 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स के लिए मुझे पता है कि मुझे लगाने हैं 36 मिनट। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ। जब मैं कोई क्वेश्चन या कोई चीज पहली बार कर रहा होता तो मुझे टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो उस ऐसे ऐसे केसेस में हमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लगे, 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे। फिर जैसे जैसे हम आगे और करते जाएंगे, लर्निंग कर्व लगता जाएगा हमारे ऊपर, और हम फिर उसके बाद अपने टाइम स्लॉट में आएंगे, दैट इज 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स में हम अपने केस स्टडीज को करेंगे। लेकिन अभी हमारे ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं लगानी है हमें। क्यों? क्योंकि हमें अभी लर्न करना शुरू करना है, राइट। तो चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रीडिंग पार्ट। ठीक है, तो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करना करना कैसे है? अगर किसी बच्चों स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग मुझसे हो नहीं पाती है, तो मैंने आपको वो बताया है, एक अपने ग्रुप में सॉफ्टवेयर का वो जो ऐप है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग डाउनलोड करके कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना, और रीडिंग पार्ट आप अपना वहां से भी कवर अप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप रीडिंग अपने आप करो। ठीक है, सो क्योर हॉस्पिटल is running under private public partnership model, providing treatment for non communicable diseases। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, मेरा ऑब्जेक्टिव रीडिंग का क्या है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना, आंसर से अपने रिलेट करना है, मतलब आंसर्स फ्रेम करते हुए चलना है। जब प्लानिंग स्टेज में जाएंगे तो उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके मैं क्या क्या आंसर्स प्लान कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो करना है। तो इसलिए रीडिंग के वक्त आप क्या करोगे, अपना माइंड पूरा ओपन करके रखोगे। ठीक है, रीडिंग कैजुअल रीडिंग नहीं चलेगी। अच्छा, रीडिंग करनी कितनी बार है आपको? एग्जाम्स में प्रेफरेबली आप 2 बार रीडिंग कर सकते हो। पहले बार में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं पकड़ पाते हो। जब सेकेंड रीडिंग करते हो तो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ग्रैब कर पाते हो। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ रीड कर रहे हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो क्योर हॉस्पिटल इज रनिंग अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है? जहां पे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मिलकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। प्राइवेट इज व्हाट? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक इज व्हाट? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट इज जॉइंट। तो यहाँ पे दे आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एबीसीओ हॉस्पिटल्स लिमिटेड इज अ प्राइवेट पार्टनर। जो एबीसीओ हॉस्पिटल है वो आपका प्राइवेट पार्टनर है, विच रन्स अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑन अ प्रॉफिट बेसिस इन अ मेजर सिटीज इन इंडिया। द पब्लिक पार्टनर इन द स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक पार्टनर इज द स्टेट गवर्नमेंट। जो आपका पब्लिक पार्टनर है वो कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो हमने दोनों आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा प्राइवेट पार्टनर कौन है, पब्लिक पार्टनर कौन है। क्योर हॉस्पिटल इज नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो private partner is to invest in upgrading and equipping the facility and responsible for operational management and service delivery. The government to provide physical space and other infrastructure in as is where is condition provided provide support facilities and hospital amenities। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्ट फिजिकल स्पेस है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड करने का काम किसका है? वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसका काम है। प्राइवेट पार्टनर एज्यूम्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुल रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शन। प्राइवेट पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू मेक द डेली मैनेजमेंट डिसीजन। हॉस्पिटल इज फंडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फंडेड कैसे किया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। एंड
a fixed level of funding is received from government each year out of the state budgetary allocations. It is up to the hospital to allocate this fund to the different areas such as doctors and other staff salaries, medicines and all other costs required to run a hospital. अब हॉस्पिटल में कैसे एलोकेट किए जाएंगे फंड्स को, उसका डिसीजन कौन लेगा? प्राइवेट पार्टनर लेगा. Pure Hospital has objectives. The objectives are to promote access, to give prompt access to high quality medical treatment for patients, to provide free treatment to poor patients in line with the government policy of inclusive development. तो यहाँ पे तो prompt access सबसे पहले है इनका of high quality, free treatment to poor patient, provide value for money for the taxpayer measured by the 3 E's framework: economy, efficiency and effectiveness, to contribute to medical science by developing innovative ways to deliver treatment to patients. Then, except select surgeries, all services are free for poor patients that are below poverty line, BPL card holders. 40% bed are reserved for poor patients. इस बात को ध्यान देना कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं पुअर पेशेंट्स के लिए जिनके पास बीपीएल कार्ड है. 40% बेड्स रिजर्व किए गए हैं पुअर पेशेंट्स के लिए. फ्री आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी. आउट पेशेंट कौन होते हैं, बताओगे आप? आउट पेशेंट कौन होते हैं? कैन यू टेल मी हु आर कॉल्ड एज आउट पेशेंट? आउट पेशेंट कौन होते हैं? एक होता है आपका इन पेशेंट और एक होता है आपका आउट पेशेंट. तो इन पेशेंट आउट पेशेंट के बीच का डिफरेंस आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वो एडमिट नहीं होते, मतलब वो 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होते. इन पेशेंट जो है वो आपका 24 आवर्स ओवर द नाइट करता है वहां पे, तब उसीलिए उसे कहा जाता है इन पेशेंट. पेशेंट आया और रह गया वहां पे. और आउट पेशेंट क्या है, वो आया, अपने ट्रीटमेंट कराया और चला जाता है, वो स्टे नहीं करता वहां पे. राइट. सो फ्री ओपीडी सर्विसेज टू पुअर, CT scans and MRI diagnostics are free for poor patients, subsidized rate for others. Cure hospitals also run a generic medicines shop inside the hospital premises which sells medicines to all patients at discount range from 40% to 56%, the only shop of this kind in the city. WHO has agreed to provide financial and technical support to the neonatal care unit. Neonatal is for the newborn babies. So the hospital enabled it to obtain 5 accreditation certificates from various leading authorities on different aspects of hospital management. Feedback is taken from each inpatient about the quality of service provided by the hospital, and the satisfaction level is taken in 1 to 10 point scale, 1 being the least satisfied and 10 represents the totally satisfied. In a recent meeting of the managing committee of the hospital, discussions were held about inadequate performance measurement system. They are saying inadequate in place to assess whether the hospital is achieving its objective, and that insufficient attention is given to the importance of non-financial performance indicator. देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपका इशू ही है. दिस इज योर की इशू. इट इज व्हाट? एंड की इशू which need to be addressed. A 4-member team consisting of a performance management expert and 3 senior doctors was created to give their advice in these aspects. The 4-member team met with doctors, staff and other stakeholders at a length and breadth. Some of the conversations were as below. Dr. A, I think the hospital always delivers value for money. We have always achieved our total financial budgets. मतलब डॉक्टर ए जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर बात कर रहा है. डॉक्टर बी सेज वी वर्क हेयर मच लॉन्गर आवर्स देन डॉक्टर इन अदर हॉस्पिटल्स, ऑफन विदाउट बीइंग पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क. Dr. C,
there is not enough government and private partner funding to recruit more doctors and paramedic staff. And Dr. D, number of outpatient has increased considerably. Earlier, an outpatient had to wait for an average period of 2 hours, 20 minutes, and now the same has increased to 3 hours. Senior Dr. K, I don't know how much time we spend developing innovative ways to deliver treatment to patient through, as most of the performance data we doctor receives relate to financial targets. The inpatient H, incompetent paramedic staff, poor quality of food and bad linen. Staff M, management undermines our role in running the hospital. Recent performance data of the hospital vis-a-vis national average are follows. Cure Hospital और national average of other PPP run hospital. ये कोई प्राइवेट नहीं बल्कि सेम मॉडल पे जैसे क्योर हॉस्पिटल काम करता है उसी तरह की एक एवरेज नेशनल पूरे नेशनल का एवरेज है. सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स 80 और यहाँ पे 76. एवरेज डॉक्टर सैलरी पर मंथ इंक्लूडिंग ओवर टाइम you can see 1,20,000 and they are being paid 1,60,000 including overtime. Average doctor salary including overtime as per budget 1,20,000 का था और 1,20,000 के बजट में इन्होंने काम कर लिया. 1,25,000 का बजट था और बजट से एक्सीड किया गया. नंबर ऑफ इन पेशेंट ट्रीटेड 8,360, 6,369. एवरेज सेटिस्फैक्शन रेटिंग ऑफ इन पेशेंट 6.9. Number of patients readmitted for treatment of the same alignment within short period of time after discharge from the hospital 627 and 128. Average staff satisfaction rating 0% represent total dissatisfied and 100% represent total satisfied 16% and 86%. Number of outpatient treated 76212 and 631,318. Required. Explain why non-financial performance indicators are particularly important to measure the performance of not-for-profit organizations such as Cure Hospital. Okay. The second requirement is evaluate whether Cure Hospital is delivering value for money for each of the component of the value for money framework. C, the CEO of the hospital intends to introduce a nominal fee for outpatient treatment given to poor patient and remove subsidized rate of CT scans, MRI diagnostic for other patients in order to achieve its objective in a better way. Evaluate the proposal of the CEO. Now here starts our main part planning. देखना रीडिंग मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मल रीडिंग करा है, वो प्लानिंग पार्ट में ही मैं आपको कन्वर्ट कराऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे कैसे यूज करना है अपने आंसर्स को प्लान करने में. तो ऑल टुगेदर रीडिंग एंड प्लानिंग इज अ सेम पार्ट, बट यहाँ पे मैंने आपके दोनों पार्ट को अलग रखा है और हर एक क्वेश्चन में हम अलग तरीके से ही करेंगे. मतलब रीडिंग अलग, प्लानिंग अलग और राइटिंग अलग. 3 स्टेप्स में अपने आंसर को करेंगे और अपना माइंडसेट रखेंगे एज अ प्रोफेशनल, जहाँ पे कि हमें स्ट्रेटेजिक थिंकर बनना है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले मुझे बताना, डू यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट? क्या आपको रिक्वायरमेंट समझ में आया? देखना यहाँ पे हमें कवर क्या करना है उसके ऊपर बात कर लेता हूं मैं. सबसे पहले प्लान करना कि आपका जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, कितने रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं? 3 रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, राइट? जो पहला रिक्वायरमेंट है 4 मार्क्स का, जो बी रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स एंड सी रिक्वायरमेंट इज अगेन ऑफ 4 मार्क्स, राइट? तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. अब पहले रिक्वायरमेंट में आपको करना क्या है? यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्योर हॉस्पिटल. तो इस बात को समझना कि ये जो पहला रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्टली आपके स्टडी मटेरियल बुक में कुछ ऐसा कंटेंट है उसके ऊपर पूछ रहा है.
कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सच एज क्योर हॉस्पिटल। क्या आपको वो याद है? 4 पॉइंट्स है वहां पे। चलो अगर याद नहीं है मैं वहां पे आपको रिलेट करवाऊंगा, दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, फिर उसके बाद यहां पर लेके आऊंगा। तो ये चीज अगर चलो अगर आपको पता है तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ मुझे वो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, और कैसे लिखने हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद पहले बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट पे हमें क्या करना है? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में हमें क्या करना होता है? इवैल्यूएट में हमें करना होता है, डिस्कस करना होता है। डिस्कस करना होता है जो सिनेरियो दिया हुआ है विद सर्टेन एविडेंस, मतलब कुछ एविडेंस, इश्यूज या केसेस को डिस्कस करना है, रिलेट करना है अपने केस स्टडीज के साथ जो सिनेरियो दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में, उसके फेवर में बात करते हुए। ठीक है, तो यहां पे जर्नल रूल ऑफ मार्किंग क्या होती है? जर्नल रूल ऑफ मार्किंग यहां पे किस तरह से मार्क किया जाता है? अब 12 मार्क्स का है। वी नो दैट अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क मॉडल यूज करना है, VFM यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? VFM यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे 3 E's हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 E's अप्लाई करने पड़ेंगे, दैट इज इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब यहां पे समझना, ये जो प्लानिंग पार्ट है पहले क्वेश्चन में इस तरह से कर रहे हैं हम, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप अवेयर रहोगे रीडिंग में क्या कवर अप करना है, प्लानिंग में क्या कवर अप करना है और राइटिंग कैसे करना है। तो यहां पर देखना 3 E's में हमें किस तरह से कवर अप करना है। सबसे पहला आपका एफिशिएंसी पार्ट। एफिशिएंसी सबसे पहले इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अगर मैं इसे डिवाइड कर लूं, 12 मार्क्स है तो कितना शिवम, कितने पार्ट, कितने कितने मार्क्स हो जाते हैं हर एक पार्ट के लिए? बताना शिवम। 4 मार्क्स, राइट। 4 मार्क्स हो गए। 3 मतलब हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। 4 4 4। अच्छा, अब इकोनॉमी में क्या चीज लिखना है कि हमें 4 मार्क्स मिल जाए? बात समझना, इकोनॉमी पार्ट में हमें क्या लिखना चाहिए जिससे कि 4 मार्क्स मिल जाए? इवेल्युएट के क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो 1 मार्क्स फॉर 1 आइडिया। एक रूल है, गोल्डन रूल है, जो कि आपको फॉलो करना है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी आपके आंसर्स में कि देर इज 1 मार्क्स फॉर 1 आइडिया। तो यहां पे आपको क्या करना है? पहले इकोनॉमी को डिफाइन करना है कि इकोनॉमी में होता क्या है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एंड 3 आइडियाज, 3 आइडियाज आपको बताने हैं, या आइडियाज या फिर कुछ इविडेंसेस देने हैं या फिर कुछ सपोर्टिंग केस से रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस बताने हैं जो कि आप डिस्कशन कर रहे हो। इवैल्यूएशन में क्या है? डिस्कशन करोगे, अगेंस्ट में या फेवर में करोगे, और इसमें आप क्या कर रहे हो? आइडिया दे रहे हो, आइडिया जनरेट कर रहे हो, या फिर एविडेंस दे रहे हो, या फिर कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो आपके क्वेश्चन में था। तो इकोनॉमी में आप इंफॉर्मेशन मतलब आप मीनिंग बताओगे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, और 3 एविडेंसेस बताओगे, और फिर बताओगे वेदर इवैल्यूएट करोगे फेवर में है या अगेंस्ट में, क्या कंपनी ने इकोनॉमिकली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। 3 एविडेंसेस, 3 आइडियाज आपको जनरेट करके देना है, राइट। सजेस्टेड सजेस्टेड आंसर दिखाऊं आपको, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। रुको, सजेस्टेड आंसर आपको दिखाता हूं। सी हियर, इकोनॉमी हैज दी, बड़ा कर दूं स्क्रीन? अब ठीक है शिवम, देखना यहां पे इकोनॉमी मीनिंग यहां पे बताया है, एज द डिजायर्ड आउटपुट एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीन अचीव्ड एट द लोएस्ट कॉस्ट। देखना जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये बीच का टॉपिक बस इसलिए है क्योंकि मैं आपको
समझा सकूं कि मार्किंग क्या है, तरीका क्या रहने वाला है, आप काम किस तरीके से करोगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर्पस बस यही है आज की क्लास का। तो प्लानिंग स्टेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने प्लान करा अपना आंसर बी पार्ट, जिसमें 12 मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में। इकोनॉमी से मुझे 4 मार्क्स निकालने हैं, तो मुझे पता है 1 मार्क्स मुझे मिलेगा किसके लिए, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में हम क्या करते हैं। प्लानिंग के लिए आप सबसे पहले देखना कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं, आप कैसे ये एस्टिमेट करते हो कि आपको हाँ इतना लिखना है, हाउ मच यू हैव टू राइट। इसके लिए आपका पैरामीटर ये है कि 1 मार्क्स के लिए 1 आइडिया होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बात किया कि 4 मार्क्स आपने इकोनॉमी को अलॉट किया ना, तो 1 मार्क्स तो आपने ये बताया कि इकोनॉमी होता क्या है, मतलब हाउ अ कंपनी इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद 3 ऐसे आइडियाज बताने हैं या फिर एविडेंसेस ऐसे देने हैं या फिर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऐसी बतानी है जिससे आप ये चीज इवैल्यूएट कर सको। यहां पे करना क्या था, इवैल्यूएशन करना था, चाहे वो इवैल्यूएशन फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। इवैल्यूएशन हो सकता है आपका फेवर में जाए या फिर हो सकता है अगेंस्ट में जाए। वो बताना है आपको लास्ट में कि आपने क्या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिकली अचीव किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स, और अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हो ना, रियली आई टेल यू आपको 4 मार्क्स पूरे पूरे मिलने वाले हैं। कोई लेंथ के ऊपर नहीं जाना है आपको, बस इस बात को मिस मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई आज। 1 मार्क्स 1 आइडिया, 1 मार्क्स 1 आइडिया गोल्डन रूल है, ये आप जरूर अप्लाई करना इसे। तो आप यहां पर देखना, आपको मैंने कहा कि 3 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करने, 3 मार्क्स कोई एविडेंसेस ऐसे देने हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ऐसे देने हैं जिससे आपको मार्क्स मिले। तो यहां पर अगर आप देखो, तो जब हमने रीडिंग किया था तो सबसे पहले डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशंस, ये जो आपको टैबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिए हुए 80 मार्क्स, 76 मार्क्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स 80, 76। तो यहां से मुझे एटलीस्ट 3 आइडियाज या 3 एविडेंसेस, कुछ ऐसे सपोर्टिंग स्टेटमेंट, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने हैं जो कि मुझे ये मैं कंक्लूड कर पाऊं, ये इवैल्यूएट कर पाऊं कि क्या इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया या नहीं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि 80 और 76, दिस इज अ वन स्टेटमेंट, वन एविडेंस। द सेकेंड इज द सैलरी 1,20,000, 1,60,000, जिसका बजट के साथ रिलेशन मुझे एस्टेब्लिश करना है। 1,20,000 एंड 125 इकोनॉमिकली अचीव किया गया है। नंबर थर्ड थर्ड पॉइंट में ये कह सकता हूं दैट जो एवरेज, इसीलिए जो आपका एवरेज सेटिस्फैक्शन है, यहां पे क्या है, ये ओवरबर्डन है। दैट्स व्हाई देयर एवरेज स्टाफ सेटिस्फैक्शन रेटिंग इज लोअर 16% एंड विच इज 86% इन द नेशनल एवरेज। तो ये आपको इकोनॉमिकली है कैसे है, ये बात आपको पूरा बताना पड़ेगा। आप यहां पर देखना, फर्स्ट ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप डेवलप कर सको अपने आप को। जो भी आज आपकी प्रॉब्लम है वो सारे मैं सिर्फ डिस्कशन से क्लियर करने वाला हूं कि हाँ ये इस क्वेश्चन के लिए आपको इतने मार्क्स मिलेंगे और आपको लिखना कितना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें, ठीक है। तो यहां पर देखना, द मेडिकल रिसोर्स एट क्योर हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर इज 80 हायर देन द नेशनल एवरेज 76 एट अदर सेंटर्स। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, पॉइंट्स में मत लिखना, पॉइंट्स में मत लिखना, आप लिखोगे तो पैराग्राफ में लिखोगे, ठीक है। क्योंकि लिस्ट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, इवैल्यूएशन करना है, राइट। इवैल्यूएशन हैज टू बी डन इन अ पैराग्राफ मैनर। तो डॉक्टर्स सैलरीज
would be significant expenditure, जो डॉक्टर सैलरी है that would be a significant expenditure for Cure Hospital. Average doctor salary at Cure Hospital including overtime is 1,20,000 per month and this is within the budget. बजट कितना था? 1,20,000 का था और उतने में ही आपका काम हुआ. The salary is lower than the national average at other PP run hospitals where the doctor earns 1,60,000 per month. Therefore, और ये बात बतानी है आपको, therefore economy of money is being achieved at Cure Hospital. एक आपने दो इंफॉर्मेशन, दो एविडेंसेस कौन कौन से दिए? एक तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स का दे दिया, दूसरा दिया आपने सैलरीज का दिया. कौन सा दिया? सैलरीज का दिया. मतलब इनपुट जो है वो आपने कम कॉस्ट पे कैसे अचीव किया ये बताया. यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, डॉक्टर हैं आपके. देन अब मैंने कहा था आपको, अब बात समझना, तीन आइडियाज, तीन एविडेंसेस देने ही देने हैं, नहीं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होना है यहाँ पे. ठीक है, तो आप तीसरा एविडेंस क्या दोगे? तीसरा एविडेंस दोगे द रिलेटिव लोअर लेवल ऑफ सैलरी वुड could be the due to the difference in the level of experience or the doctor at the Cure Hospital work overtimes without getting paid as pointed out by the Dr. B. क्योंकि यहाँ पे लोअर सैलरीज पे किए जा रहे हैं, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से इन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है और ओवर टाइम के लिए कोई सैलरी पे नहीं किया जा रहा, जो कि डॉक्टर बी ने पॉइंट आउट किया था. एंड दिस इज द रीजन, दिस may be the one of the reason why the staff satisfaction is only 16% compared to the 86% in the other centers. प्लीज इस चीज को बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करना. एक एक बहुत बारीकी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगर आप नोटिस करके एग्जाम में इस तरीके से प्रिपरेशन करो और फिर एग्जाम्स में जाकर आप अपनी परफॉर्मेंस दो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने क्या करा? 3 एविडेंसेस, 3 सपोर्ट्स अपने लिए खड़े कर लिए. राइट, नेक्स्ट की बात करूं अब. शिवा क्लियर है? विशाली क्लियर है? इफिशिएंसी की बात करते हैं. इफिशिएंसी में क्या होता है? इफिशिएंसी में होता है इनपुट आउटपुट रेशियो. इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब, देखना मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अपना आंसर. इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब डॉक्टर्स कितने लगे और उससे पेशेंट्स कितने ट्रीट किए गए. तो यहां पर आप ध्यान देना, जब भी आप एफिशिएंसी की बात करोगे ना, तो एफिशिएंसी में इनपुट आउटपुट रेशियो जरूर निकालना. क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा आपका? इनपुट आउटपुट रेशियो जरूर निकाल लेना. इनपुट आउटपुट रेशियो यहां पे कैसे निकलेगा उसकी बात कर लेते हैं. इनपुट आउटपुट रेशियो, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने? 80 हैं. नंबर ऑफ इन पेशेंट ट्रीटेड, इन पेशेंट के साथ साथ आउट पेशेंट, दोनों टोटल पेशेंट ने कोई तो ट्रीट किया होगा 80 डॉक्टर्स ने. दोनों पेशेंट वेदर इट इज इन पेशेंट और आउट पेशेंट ऐड करना, डिवाइड बाय 80 करना. अब इस बात को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी क्या है. ये भी एक बहुत डिसीजन पॉइंट है जहां जो कि आपको डिसाइड करना है. तो यहां पे आपने डिसाइड किया कि मुझे इनपुट आउटपुट रेशियो कैलकुलेशन करना ही होता है एफिशिएंसी में. किसमें? एफिशिएंसी में. तो यहां पे आपने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डिवाइडेड बाय आपके जो डॉक्टर्स हैं वो कर लिया. तो एक इंफॉर्मेशन, अभी आपने एक सपोर्टिंग एविडेंस अपने लिए खड़ा कर लिया. अभी 2 सपोर्टिंग एविडेंस और देने हैं, तब जाकर आपके 4 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. तो 2 सपोर्टिंग एविडेंस और बताओ मुझे, करो जरा मेहनत करो, बताओ मुझे यहाँ पे वो 2 एविडेंसेस और क्या होंगे? 2 सपोर्टिंग एविडेंसेस जिनके वजह, जो सपोर्टिंग में आप देकर ये इवैल्यूएट कर सकते हो फेवर में या अगेंस्ट में कि क्या इफिशिएंटली जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया गया. बताना शिवम. बिल्कुल एफिशिएंसी कम हुई होगी सबसे. हाँ, और इकोनॉमी में क्या चीज? मैंने इकोनॉमी में लिया है, मैंने सेटिस्फैक्शन. मैंने लिया है सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि उन्हें क्योंकि ओवर टाइम नहीं पे किया जा रहा था, जिसके वजह से उनका 16% का सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे ये जो आपका क्योर हॉस्पिटल है.
बाकी के दूसरे नेशनल एवरेज में आपका 86% आ रहा है। अब नाउ सी, हाँ सैलरी के परस्पेक्टिव से यहाँ पर आप, हाँ हाँ बताओ बताओ। एफिशिएंसी में भी ये पॉइंट हम डाल सकते हैं। एफिशिएंसी में और बताना, एफिशिएंसी में हम और क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं। एफिशिएंसी इज बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, कम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो यहां पर मुझे बताना क्या कम डॉक्टर लगा के ज्यादा पेशेंट को ट्रीट किया गया है? किया गया है। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने एफिशिएंसी अचीव किया। साथ ही साथ मुझे और बताना और क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो डॉक्टर बी और सी का क्या कहना है, ए का क्या कहना है, डी का क्या कहना है, के का क्या कहना है। डॉक्टर डी का एक पॉइंट एविडेंस उठा सकते हो आप। डॉक्टर डी का क्या कहना है? वेटिंग टाइम पीरियड ज्यादा है ना? और मुझे बताना जो डॉक्टर सी है वो क्या कहता है ना? फंडिंग इज नॉट सफिशिएंट। सो कैन यू फ्रेम को कोई तीन एविडेंसेस ऐसे ले सकते हो जिससे कि मैं सपोर्ट कर सकूं? तीन आइडियाज, तीन एविडेंसेस, या तीन कुछ इंफॉर्मेशन, थ्री इंफॉर्मेशन ऐसे होने चाहिए जो कि मुझे ये मैं कंक्लूड कर सकूं, ये इवैल्यूएट कर सकूं कि हाँ मैं फेवर में बोलने जा रहा हूं या अगेंस्ट में बोलने जा रहा हूं। तो पहला तो आपका हो गया, पहले तो आपके सैलरी सैलरी पार्ट नंबर ऑफ पेशेंट से हो गया आपका कि इनपुट आउटपुट रेशियो से हो गया। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो वेटिंग टाइम है, दैट the number of outpatient has increased considerably. Earlier an outpatient had to wait for an average period of 2 hours 20 minutes. Now the same has increased to 3 hours. So डॉक्टर डी का स्टेटमेंट मैं पिक कर सकता हूं। इसके साथ साथ एक एविडेंस और चाहिए मुझे शिवम, बताना एक एविडेंस वो और कौन सा होगा? हाँ, प्रॉपर फंडिंग नहीं है जिसके वजह से जो आपका ओवर बर्डन है डॉक्टर के ऊपर वो प्रॉपर फंडिंग की वजह से नहीं है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर्स कम है जिसके वजह से आपका डॉक्टर को प्रेशर में काम करना पड़ रहा है। तो ये तीन एविडेंसेस पे लेकर काम करते हैं। आप देखना यहाँ पर एफिशिएंसी दैट मींस हैज द मैक्सिमम आउटपुट बीन अचीव विद द मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करना ही एफिशिएंसी कहलाता है। ट्रीटिंग पेशेंट is the key objective to cure the hospital. While doctors are the main resources to drive it, the number of patients treated per year is a good measures of efficiency achieved. अब बात समझना, इस तरह की लैंग्वेज लिखने के लिए ना आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आंसर्स देखते जाओगे, लर्न करते जाओगे, लिखना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ प्लानिंग स्टेज में अपने, ठीक है। तो यहां पर देखना क्योर हॉस्पिटल ट्रीट्स टोटल कितने पेशेंट, 84,572 पेशेंट्स। इन हाउस पेशेंट 8360 and outpatient 76212, while the national average at other center is only 69687 in-house patient. Yeah, the Cure has hospital has 80 doctors as compared to 76 national average. Therefore, each doctor at Cure Hospital treats 1057 patients, that is 84,572 पेशेंट्स एंड 80 डॉक्टर्स। ये आपका आता है, मतलब आपका क्योर हॉस्पिटल जो है 105 पेशेंट, एक डॉक्टर कितना 105 पेशेंट ट्रीट कर रहा है। और जो बाकी के दूसरे नेशनल हॉस्पिटल्स हैं वो उनके ऊपर बर्डन है 917 पेशेंट्स का। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स पूल ऑफ डॉक्टर्स इज हायर इन अ क्योर हॉस्पिटल। नाउ डॉक्टर सी mentioned that there is not enough funding
to hire more doctors and paradigmic staff. Therefore, there is a constraint on the limited resources of the doctor and the support staff. This might be reasons why doctor at each cure hospitals work longer than the colleagues at a cure center. अब यहाँ पर आपको क्या है कि वो स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी नहीं करना है. ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपने आइडियाज ले लिया कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूज करना है, ये इन्फॉर्मेशन यूज करना है, ये इन्फॉर्मेशन. अब उसे फ्रेम करना है आपको अपने आंसर में और लिंक करना है. जो एविडेंसेस हैं उसे लिंक करना है अपने आंसर्स में. Therefore, while efficiency in the terms of patient treated by doctor is higher, there are other hidden costs that need to be taken into account. Other hidden cost का मतलब क्या है कि हो सकता है कि मैंने बात किया कि efficient जरूर है, मतलब कम डॉक्टर ज्यादा दे रहे हैं काम, लेकिन इससे कुछ ना कुछ consequences हैं. हिडन कॉस्ट में बोलूं तो यहाँ पे हिडन कॉस्ट का मतलब है consequences, right? Negative consequences. The negative consequences are what? Huge such cost could be low employee morale, higher waiting time of the patient to receive the treatment. आप देखो पहले 2 घंटे 20 मिनट से अब 30 घंटे तक पहुंच गया. This impact the effectiveness of the service provided, right? सो यहाँ पे आपने एफिशिएंसी में तीन एविडेंसेस आपने कवर अप कर लिए और ये भी बताया कि इफेक्टिवनेस इफिशिएंटली ये इन्होंने अचीव किया कि नहीं किया. इफिशिएंटली इन्होंने अचीव किया, लेकिन उसके अदर कंसिक्वेंसेस भी हैं. जिसमें इफेक्ट द इफेक्टिवनेस. अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो आपका आउटपुट था, आउटपुट का मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखना, आपके 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे, क्या वो आपने अचीव किए? क्या आपने वो अचीव किए? मुझे बताना वो 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे. अब थर्ड पार्ट के लिए प्लानिंग कर रहा हूं मैं. जो आपका मतलब इसमें इफेक्टिवनेस है उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं. 1 मार्क्स तो मुझे मिल जाना है. किसके लिए मिलेगा? मुझे ये बताने के लिए कि इफेक्टिवनेस में करना क्या है. 3 मार्क्स, नेक्स्ट 3 मार्क्स कैसे मुझे गेन करना है? मुझे 3 सपोर्टिंग एविडेंसेस देने हैं. क्या देने? 3 आइडिया देने हैं या 3 सपोर्टिंग एविडेंसेस देने हैं. तो वो सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या होंगे बताओगे शिवम आइडेंटिफाई करके? इफेक्टिवनेस का मतलब क्लियर है? विशाली ऑनलाइन हो? बताना शिवम. What are those 3 evidences to conclude that this objective is being met? बताना मुझे. देखना यहाँ पे, अब वही मेन मेन यही चीज है शिवम, एग्जाम में यही चीजें प्रॉब्लम करती हैं. अब आपने कॉन्सेप्ट सब कुछ लर्न कर लिया, लेकिन जिस चीज पे आपको मेहनत करनी है वही करके नहीं गए ना एग्जाम्स में, तो रियली बताऊं अटेम्प्ट जरूर करके आओगे, लेकिन जब मार्क्स आएंगे ना तो आपको लगेगा कि मार्क्स मेरे ज्यादा आने चाहिए थे. लेकिन क्या आपने सच में उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया? ऑब्जेक्टिव मुझे बताना शिवम, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू गिव प्रॉम्प्ट एसेस. ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आउटपुट क्या अचीव करना चाहता है क्योर हॉस्पिटल? ये प्रॉम्प्ट एसेस दे. ठीक है, प्रॉम्प्ट एसेस देना इसका ऑब्जेक्टिव है. क्या किसी पेशेंट को वेट करना पड़ रहा है? 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है. अब तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को इन्होंने अचीव किया? पहला. दूसरा, इन्होंने कहा इसी पॉइंट में देखना, टू गिव प्रॉम्प्ट एक्सेस टू हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट. मुझे बताना क्या इन्होंने ऐसे कोई भी गलती नहीं की जिससे कि पेशेंट को दोबारा आना पड़ा रीएडमिशन के लिए? 627 है. ठीक है, 627 रीएडमिशन रेट इज वेरी हाई.
बाकी जगह 128 है। तो इसका मतलब इन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान ही कुछ ऐसी मिस्टेक करी है जिसके वजह से पेशेंट्स को दोबारा रीएडमिशन के लिए आना पड़ा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेलिवेंट फिगर्स बतानी पड़ेंगी। मतलब 627 इन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, इन पेशेंट्स जो है टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट्स डिवाइड करोगे, परसेंटेज में बताओगे, और वो फिर आप कंपेयर करोगे अदर जो नेशनल एवरेज है उससे आप कंपेयर करके बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 627 पेशेंट्स। तो दूसरा ऑब्जेक्ट, दो दो एविडेंसेस मुझे मिल गए। शिवम तीसरा अगर एविडेंस फाइंड आउट कर लो तो मेरा काम बन जाएगा। तीसरा एविडेंस, कुछ ऐसा एविडेंस फाइंड आउट कर लो जिससे कि मैं ये बोल सकूं कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है, जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो इफेक्टिव नहीं रहा। मतलब इफेक्टिवनेस की बात करूं तो वो इफेक्टिवनेस इन्होंने अचीव नहीं करी। बताना शिवम, क्या आपने सारे इंफॉर्मेशन यूज कर लिए? अभी देखना, एवरेज सेटिस्फैक्शन रेटिंग ऑफ इन पेशेंट्स 6% है ना। बाकी एवरेज, नेशनल एवरेज का जो है वो 9%। तो ये तीन इंफॉर्मेशंस को मुझे यूज करना है। अब इन तीन इंफॉर्मेशन से अगर एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो मार्क्स एड ऑन करेगा, लेकिन इन तीन से नीचे मुझे नहीं जाना है। बात समझना, इन तीन से नीचे अगर तीन एविडेंसेस भी नहीं दिए आपने तो वो मार्क्स रिडक्शन होने शुरू हो जाता है। आपका एग्जामिनर कॉपी में यही चीजें चेक करता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी में यही चीजें देखेगा, क्या बच्चे ने तीन एविडेंसेस मुझे दिए, क्या मुझे उस बच्चे ने ये बताया कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, क्या मुझे उसने इवैल्यूएट करके ये बताया क्वेश्चन में कि उसने ये जो क्योर हॉस्पिटल है उसने इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि नहीं किया। अगर इस तरीके से आप आंसर करते हो तो लेंथ डजेंट मैटर। बस अब आपको अपना आंसर्स फ्रेमिंग करना आना चाहिए, कैसे आपको वर्डिंग्स यूज करनी है, क्या लिखना है। आप देखना, ये पार्ट हमारा प्लानिंग में फॉल कर रहा है। जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया ये मेरा प्लानिंग का पार्ट था कि मुझे प्लान यही चीज करना था कि मुझे ये इन इन एविडेंसेस, इन सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्लियर है शिवम? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सी पार्ट जो है वो है मेरा अगेन फॉर 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स के लिए है शिवम, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 4 मार्क्स के लिए अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन यहाँ पे इवेल्युएट करना है कि जो इसने प्रपोजल का है वो प्रपोजल क्या फेवर में आप बोलोगे हाँ, या अगेंस्ट में बोलोगे ना, लेकिन उसके लिए एविडेंस दोगे, उसके लिए सपोर्टिंग दोगे, उसके लिए केसेस से कुछ इंफॉर्मेशंस लेकर बताओगे। तो वो तीन आइडियाज क्या हैं या तीन एविडेंसेस क्या हैं, एक बात तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, 3 से 4 भी चलेगा। यहाँ पे 3 से 4 भी चलेगा। तो 4 आइडियाज अगर हो तो मैं बहुत अच्छी से बता सकता हूं। तो मुझे बताना सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था। सी, अब प्रपोजल देख लो पहले फिर उसके बाद। CEO of the hospital intends to introduce a nominal fees for outpatient treatment given to poor patients and remove subsidized rate of CT scans and MRI diagnostics for other patients in order to achieve its objective in a better way। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो CEO है हॉस्पिटल का वो नॉमिनल फीस चार्ज करने जा रहा है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट गिवन टू पुअर पेशेंट, जो कि अभी तक फ्री था, एंड रिमूव करना चाहते हैं सब्सिडीज रेट ऑफ द सिटी स्कैन्स एंड MRI फॉर अदर पेशेंट। मतलब पुअर के लिए तो फ्री था, ये उनसे चार्ज करेगा, और जो सब्सिडाइज रेट अदर पेशेंट्स के लिए था उनसे ये सब्सिडी खत्म कर देगा, जिससे कि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो इनका ऑब्जेक्टिव्स है उसे बेटर वे में अचीव कर सके। तो मुझे बताना क्या, इवेलुएट करके, क्या इनका प्रपोजल जो है CEO का वैलिड है या नहीं है। फेवर में बोलोगे या अगेंस्ट में बोलोगे। 3 से 4 सपोर्टिंग एविडेंस दोगे, बताना मुझे।
तो क्या ये ऑब्जेक्टिव से मीट कर रहा है, या मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं उनसे चार्ज करने जा रहा हूं, बात समझना, ये कह रहे हैं कि मैं नॉमिनल फीस चार्ज करूंगा उनसे। अब मुझे तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि मुझे फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पुअर्स को। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उस चीज के लिए, गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, तो ये नॉमिनल फीस से कमाना चाह रहे हैं। क्या फीस से कमा के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं ये? बिल्कुल डिफरेंट है इनका ओपिनियन, बात समझना, इनका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्योर हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पुअर पेशेंट्स, जो कि 40% जिनके लिए बेड भी रिजर्व किया गया है इन पेशेंट्स के लिए, तो उनके लिए बात समझना, अगर ये नॉमिनल फीस चार्ज करने जाएंगे तो हो सकता है पुअर पेशेंट्स के पास देने के लिए वो भी ना हो, वो ट्रीटमेंट ले ही ना पाए, वो ट्रीटमेंट ले ही ना पाए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा फिर। तो इस तरीके से तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। जिन्होंने कहा ना कि आप फीस बढ़ा दो, तो ये बात तो इनकी गलत है, ठीक है। इन्हें और दूसरा तरीका क्या देखना चाहिए, कैसे ये कर सकते हैं बताओ। अब मुझे तीन तीन से चार बातें तो बोलनी ही बोलनी है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे तो अलग है, पता ना और क्या हो सकता है। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट नहीं लिखने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जब मैं इवेलुएट करता हूं तो मैं ये जरूरी नहीं है कि फेवर में ही बोलूं, ये भी हो सकता है मैं अगेंस्ट में बोलूं। वो इवेलुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव से इसके मीट कर रहा है, तो हमें इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगेंस्ट में मैं गया उसके। मैंने कहा देखो, अगर आप फीस चार्ज करोगे पुअर से, तो वो हो सकता है नॉमिनल फीस जरूर आप चार्ज कर रहे हो, उस नॉमिनल फीस से आपका कुछ नहीं होना है। लेकिन हाँ, वो जो पुअर है वो शायद अगर उसके पास नॉमिनल फीस भी ना देने के लिए हो तो वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएगा। और आपका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्रीटमेंट पहुंचाना है आपको। तो आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव को बेटर वे में कैसे अचीव किया जा सकता है, बात समझना। अब आपका पर्पस ये हो गया कि मैं ये इवेलुएट करके बता दूं सीईओ को कि सर आप अपने ऑब्जेक्टिव को, बात समझना, आप अपना माइंडसेट क्या है, माइंडसेट एज अ प्रोफेशनल रखोगे कि बताओगे कि सर देखो नॉमिनल फीस अगर आप चार्ज करना चाहते हो ना, अब हॉस्पिटल में बैठ जाओ, आप अपने सीईओ के साथ ही बैठ जाओ, सीईओ आपसे यही कह रहे हैं कि मैं फीस बढ़ाना चाह रहा हूं। आप समझाओ सर देखो गरीब हैं ये, आप इनसे 40 रुपए भी बोलोगे ना तो ये 40 रुपए भी खर्चा नहीं करेंगे, फ्री है इसलिए ये आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। जिस दिन आपने इनसे 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए भी चार्ज करना शुरू कर दिया ना, ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाएंगे अपनी। तो आप बताओगे कि सर आप अपना ऑब्जेक्टिव ही तो अचीव करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप क्या करो, सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर है, तभी वो गलतियां भी कर रहा है, ओवर बर्डन है, टाइम उन्हें ओवर टाइम की पेमेंट नहीं हो रही। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम फंड्स और अरेंज कर लें लेकिन इनसे चार्ज ना करके कहीं और से चार्ज कर लें? मतलब या तो हम गवर्नमेंट को बोले कि आप हमें और फंड्स दो, क्योंकि हमारे जो फंड्स हैं उस फंड्स में हमारा काम नहीं चल रहा है। बात समझना, आप क्या कह रहे हो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट से कह रहे हो कि आप मोर एलोकेशन ऑफ दी फंड्स करो हमें, जिससे कि हम डॉक्टर्स को और बेटर पेमेंट करें। डॉक्टर्स को बेटर पेमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओवर टाइम में करेंगे या और ज्यादा हायर करेंगे वर्कर, मतलब जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ, तो ट्रीटमेंट्स हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनोवेशन की बात कही गई थी, तो इनोवेशंस को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एटलीस्ट हमें 3 से 4 बातें तो बोलनी है, बतानी है हमें। तो एक बात तो हमने ये बता दिया कि गवर्नमेंट से ले लिया जाए। और क्या आइडिया हो सकता है आपका, बताना, एविडेंसेस, क्या कोई आइडिया हो आपके माइंड में कि जो मैं फंड्स जनरेट कर सकूं। वो फंड्स मुझे क्यों जनरेट करना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ्स को हायर करना है।
तो बताना हॉस्पिटल में अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप पेशेंट से नहीं चार्ज करोगे तो आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करोगे, मुझे बताना। हाँ लेकिन देखना जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मोस्टली आपके डॉक्टर के सुपरविजन में ही होंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। नाउ द पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव को बेटर वे में, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। क्रिएटिविटी किस तरह से, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, प्योर हॉस्पिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट करे, प्रॉम्प्ट दे। तो ये किया जा सकता है कि एक कैंप लगा दिया जाए। अगर जो पुअर पीपल आसपास के रहने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं वीकली कहीं पे कैंप लगा सकता हूं, वॉलेंटियर करवा सकता हूं मैं उन डॉक्टर्स से जो कि अपनी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि इनका बर्डन भी थोड़ा कम होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करो, वहां पे भी कैंप में भी जाके ट्रीटमेंट करो। बात समझ रहे हो, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एज अ दैट आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपको आइडियाज कुछ ऐसे जनरेट करने पड़ेंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करे। आपको सिर्फ एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना, या सिर्फ आपको ये नहीं करना कि हाँ ठीक है मुझे बस ये चीज पता चल जाए कि मुझे एग्जाम में कैसे क्लियर करना है। द पर्पस इज थिंक, थिंक एंड थिंक। यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिकल थिंकर। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज इस तरह से डेवलप करनी है, आपको अपने आप को प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल समझ के काम करना है यहाँ पे, तो आपको करना पड़ेगा। और बताना मुझे फंड्स, अब चलो एक तो मैंने तरीका बता दिया ये, अब मुझे बताओ फंड्स और कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। एक और तरीका बताऊं, ब्लड बैंक्स में क्या होता है कि फ्री डोनर्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई जगह फ्री कैंप्स लगते हैं ब्लड के लिए, ब्लड डोनर्स के लिए। वो ब्लड डोनेशन से आपका कुछ रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, क्या रेस कर सकते हो इससे। आईपीओ आईपीओ एफपीओ वो एक कंप्लीट डिफरेंट एरिया हो जाएगा। एरिया में बताऊं तो वो ये कहीं ना कहीं इसमें जब फंडिंग इन्वॉल्व है गवर्नमेंट की, तो वो आईपीओ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंप्लीट फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। आईपीओ निकालते ही जो आपकी ओनरशिप है वो ओनरशिप का डाइल्यूजन होगा। तो हो सकता है वो फाइनेंशियल पार्ट पे वो चीज़ ना कंपनी एक्सेप्ट ही ना करे। और बताओ और कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या हैं आपके। नो इश्यूज शिवम, आप इस तरह से और आइडियाज जनरेट करो। हो सकता है शुरू में आपके गलत आइडियाज होंगे, बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड। जैसे सोचना शुरू करो, माइंड में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करोगे। प्रॉम्प्ट एसेस हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट, contribute to medical science by developing innovative ways to deliver treatment to patients। इनोवेटिव वेज के लिए क्या कर सकते हो, इनोवेटिव वेज के लिए ये कर सकते हो कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो जो कि आपके उस सिटी में अच्छा काम कर रहे हो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। जो पैरामेडिक स्टाफ हैं या जो ट्रेनीज हैं कॉलेजेस के साथ आप वर्क कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ क्या कर सकते हो कि आप इनोवेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप किन के पास जा सकते हो जो कि ऑलरेडी जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उनके प्रोसेस को समझने के लिए आप उनके साथ एसोसिएशन कर सकते हो। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यू कैन रीच देम।
साथ ही साथ कॉलेजेस तक आप पहुंच सकते हो, कॉलेजेस से आप वॉलेंटियर करवा सकते हो, कॉलेजेस में जो फाइनल ईयर में या फिर जो जिनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, ट्रेनिंग पीरियड में आप उनसे बोलो कि आपको किस तरह का इनोवेशन चाहिए, क्या डेवलपमेंट्स करने हैं और क्या नई टेक्नोलॉजीज पे फॉरेन में काम किस तरीके से किया जा रहा है, उस तरीके को आप यहाँ पे अडॉप्ट कैसे करोगे, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क आप कैसे तैयार कर सकते हो, क्या मतलब ये सारे आइडियाज आप जनरेट हो रहे हैं अगर आपके माइंड में, तो वो आप एक प्रॉपर तरीके से कैसे बता सकते हो, प्रॉपर वर्डिंग्स में उन्हें कैसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ पे आप यही यही चीज़ बताओगे अल्टीमेटली लास्ट में कि अगर हम आंसर पे आते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो दूसरे तरीके से भी अचीव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फीस नॉमिनल फीस बढ़ा के ही अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। यही बात आपको रखनी है सीईओ को। तो देखना यहाँ पे अगर मैं आंसर देखूं तो the proposal to introduce a nominal fees for outpatient treatment given to poor and remove subsidized rate for CT scans and MRI for other patient. Cure Hospital is a not-for-profit organization that aims at providing quality health care to economically weaker section of the society. It gets its primary funding from the state government. It does not generate and it is not aimed at generating substantial revenue from the patient. ना ही generate करता है revenue from patient और ना ही इसका कोई एम या ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कि ये रेवेन्यू जनरेट करे। The CEO has proposed to introduce nominal fees for outpatient treatment given to poor people and remove subsidized rate of CT scan and MRI for other patient. However, this would not help to Cure Hospital to achieve its objective. ऐसा करने से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। The given problem seems to suggest severe constraint in the resource available to meet its objective, thus impacting effectiveness of the treatment. आप देखो आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैराडेमिक स्टाफ हैं, वही कांस्टेंट हैं, वही लिमिटेड हैं, इसीलिए इसीलिए जो गलतियां हो रही हैं और रीएडमिशन लेना पड़ रहा है पेशेंट्स को, तो आप इस कॉन्स्टेंट्स को अगर रिमूव कर सको तो आपका रीएडमिशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा और बर्डन डॉक्टर्स का वो कम होगा। तो ईच डॉक्टर treats 1057 patient in a month as compared to a national average of 917 in a month. The number of patients, especially the outpatient, is much more than the national average. The overworked doctors combined with the limited staff resources is the main hurdle that Cure Hospital faces in effectively achieving its objective. Cure Hospital is not for profit organization. Therefore, generating nominal fees to achieve its objective would not help its purpose. Instead, it can apply for higher budget allocation from the government. This can help it procure good quality resources such as experienced doctor by paying them higher salaries including overtime. Better qualified doctor can help provide not just better treatment but also innovative ways of treatment of patient. Improved enhanced facilities could also could reduce the waiting time for medical care, enabling prompt services. Then improved service would result in a better treatment, lowering the case of readmission for the same alignment within the shortest span of time. This improves the effectiveness of the medical care provided at Cure Hospital. Better services would improve the patient satisfaction. Quality medical care would provide a better case for Cure Hospital to sustain its operation in the long run. The state government may also favorably consider any justifiable future budgetary increments. Overall, the management of the hospital seems to be indifferent to the opinions and the needs of the staff. The CEO decision has a very short-term outlook, and that does not correlate with the organization objective. By trying to offset a limited revenue to achieve its objective shows that the management style of working needs improvement. और अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली आपका बुक से रिलेटेड है, बट बुक्स में अगर मैं बात करूं वो 4 पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जो कि डिनोट करते हैं कि नॉट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जो बेनिफिट्स हैं वो क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते। जैसे सपोज करो किसी इंसान की आप लाइफ सेव करते हो
तो उसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो रुपीज में या प्रॉफिट में या फाइनेंशियल टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते हो अगर किसी की लाइफ आपने सेव करी है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के जो एनपीओ हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इवन चाहे लॉस में भी रन कर रहे हो, उन्हें बंद करने की नहीं सोची जाती। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? सेकेंड पॉइंट है बेनिफिट में एक्रू ओवर लॉन्ग टर्म। अब देखना आईसीयू में इस क्योर हॉस्पिटल ने क्या किया था, आईसीयू में इन्वेस्ट किया था, नैनोनेटल केयर यूनिट्स में इन्वेस्ट किया था। तो इसका बेनिफिट जो है वो एक साल में नहीं दिखाई देगा, वो आगे बहुत सारे लॉन्ग टर्म पीरियड में, कमिंग ईयर्स में आपको दिखाई देंगे। तो फाइनेंशियल मेजर जो है वो 1 ईयर को मेजर करता है, ये लंबे पीरियड को मेजर नहीं कर सकता, इसलिए नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यहाँ पे यूज करना चाहिए। थर्ड क्या है आपका? मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बात समझना, असेसमेंट करना कि वेदर जो इस खर्चे किए गए हैं वो अप्रोप्रिएटली किए गए कि नहीं किए गए, वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पे आप हॉस्पिटल में जो खर्चे किए जा रहे हैं वो खर्चे सही किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। किसी स्टाफ की सैलरी पे करना, मेडिसिन या डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, वो सही खर्चे हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ठीक है। सो यहां पर देखना, डिफाइनिंग कॉस्ट वुड cost per unit defining cost per unit would be subjective, since it could be the cost of patient arriving at the hospital or the cost of patient successfully treated at hospital. Either figures could be tweaked to make it seem that the objectives are being met. The management may resort to rampant spending simply to meet the expenditure target. Therefore, non-financial measures need to be put in place to help the stakeholders scrutinize whether the objectives for which funds have been given are being met. And लास्ट वन आपका क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। देखना इस केस स्टडी में क्योर हॉस्पिटल का क्या एक ऑब्जेक्टिव था या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव था? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉम्प्ट सर्विस देना, फ्री सर्विस देना, क्वालिटी सर्विस देना, और साथ ही साथ इनोवेशन भी करना, टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन लेके आना। ठीक है, तो ये जो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल तरीके से मेजर नहीं किए जा सकते, नॉन फाइनेंशियल मेजर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी बोथ ऑब्जेक्टिव्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड। जो आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम फ्री में सर्विस दें और आपके इनोवेशंस लेके आए, दोनों ही इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। सो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट, ना कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी। इस केस स्टडी से हमने क्या समझा कि मार्किंग किस तरह से होती है, साथ ही साथ हर एक पार्ट के लिए हमें प्लानिंग कैसे करना है। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर कितना लिखना है, कैसे आपको आंसर से मार्क्स गेन करना है, मतलब एग्जामिनर के हाथ से मार्क्स कैसे अपने कॉपी में दिलवाने हैं, इसके ऊपर हमने बात की। और कैसे आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर करना है, और रीडिंग पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशंस वहीं से जनरेट होते हैं, जो कि हम अपने प्लानिंग स्टेज में लिखे गए कि एक एक आंसर को प्लान कैसे करना है। इसके बाद एक आपका पार्ट बचता है राइटिंग पार्ट। ये राइटिंग पार्ट मैं आपके होमवर्क के लिए अभी दे रहा हूँ। राइटिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे। आज की जो क्लास थी सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही था कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि केस स्टडी जो आपको लग रहा होगा कि आप लोगों ने कर लिया है, बट 50 to 60% आप कंफर्टेबल हो उसमें, लेकिन अब मार्क्स कैसे निकाला जाए, मैक्सिमम मार्क्स। मैं चाहता हूं कि अगर 20 मार्क्स का आपका केस स्टडी एग्जाम में आता है तो आप की कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप कर दी जाए जिससे कि आप 20 में से 20 मार्क्स निकाल लो वहां पे। बताना शिवम, मुझे क्या इम्पॉसिबल लगता है अब आपको कि 20 में से 20 मार्क्स नहीं निकाले जा सकते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि मुझे सबसे अपनी प्लानिंग और मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे बस ये कोई समझा दे कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज के लिए मार्क्स मिलते हैं और इस तरह से प्लान करके करना है, सो एनी स्टूडेंट कैन गेट द बेनिफिट ऑफ
फ्रॉम दिस, इससे हर एक स्टूडेंट को जरूर बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको समझ में आ गया कि पूरे केस स्टडी को कैसे करना है। एक केस स्टडी को अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली हमें लग गया टाइम, मोस्टली टाइम हमारा पूरा एक ही केस स्टडी में गया है। 6:30 आई थिंक हमने स्टार्ट किया था, तो 1 hour 45 मिनट, लेकिन अभी इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की। नेक्स्ट केस स्टडी से हम क्या करेंगे, रीडिंग पार्ट, प्लानिंग पार्ट और अपना राइटिंग पार्ट, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेरी है आपकी शिवम? क्या शिवम, और कोई क्वेरी है आपकी? आ, सबसे पहले हम इसी चैप्टर को कवर अप करेंगे शिवम, चैप्टर नंबर 8 को कवर अप करेंगे। या मैं एक बार, आप मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, फर्स्ट चैप्टर से करना चाहते हो या मैं इस चैप्टर को इसलिए उठाना चाहता हूँ शिवम क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर का रेलिवेंस है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन में आ सके, चाहे 10 मार्क्स का ही आए, 10 मार्क्स का किसी और चैप्टर से आए, लेकिन इस चैप्टर का रेलिवेंस सबसे ज़्यादा रहने वाला है। मतलब 30 मार्क्स 40 मार्क्स इस चैप्टर से कभी भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी लेवल अच्छी होती है, मोटिवेशन लेवल ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आई वॉज प्लानिंग फॉर चैप्टर नंबर 8। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे कि चैप्टर नंबर 8 हम अभी नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताना, मैं किसी और चैप्टर के ऊपर भी स्विच कर सकता हूँ। हाँ हाँ, डोंट वरी, हम डेली बेसिस पे ज़्यादा केस स्टडी का टारगेट लेके चल ही नहीं रहे। हम डेली 2 केस स्टडी, 2 to 3 केस स्टडी का टारगेट लेके चलेंगे। एंड चैप्टर नंबर 8 में हमारे टोटल 21 के केस स्टडीज़ के अप्रॉक्सीमेटली है, और टोटल हमें 100 केस स्टडीज़ करने हैं। तो अगर 2 to 3 केस स्टडीज़ के बेसिस पे भी देख के चलूँ तो इट विल टेक 1 वीक। चैप्टर नंबर 8 1 वीक, और सही बोलूँ तो इतना टाइम बनता भी है इस चैप्टर को देने के लिए, है ना। और आई विल डेफिनेटली, मैं पहले से आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, इस चैप्टर के कौन से टॉपिक को हम पिक करने वाले हैं, केस स्टडीज कौन सी रहने वाली हैं, जिससे कि आप उस पर पहले से थोड़ा होमवर्क कर सको, वर्क कर सको, और फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, फिर मिलते हैं कल।